नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। वीडियो होने वाला क्लास 6 चैप्टर है हिस्ट्री का, द फर्स्ट किंगडम ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट किंगडम ऑफ इंडिया तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया? रेवेन्यू तक पढ़ लिया है। रेवेन्यू के बाद आज पढ़ने जा रहे हैं केस स्टडी। बहुत कुछ बताएंगे, जल्दी से बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। कहाँ है? मगध। मगध में मोनार्की। मगध में मोनार्की इसका मतलब क्या है कि एक जनपद है। क्योंकि देखिए, मोनार्की और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये कहाँ पर रहती हैं? ये महाजनपद में रहती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोनार्की जो होती है वो कहाँ पर रहती है? वो आपकी रहती है जनपद में। तो मगध क्या है? एक जनपद है। आप देख सकते हैं आगे जाके, ठीक है। अमंग द 16 महाजनपद इट वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड फाइनली। लेकिन भी आप लोग सुन लीजिए। लेकिन में देखिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोनार्की प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तभी जाके कोई एक स्टेट क्या कहलाता है, या फिर कोई एक स्टेट क्या कहलाता है, तुम्हारा महाजनपद कहलाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई स्टेट ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ मोनार्की है तो फिर आप देखेंगे, अगर सिर्फ मोनार्की है तो फिर वो जनपद है। लेकिन अभी आप मगध के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मगध में, मैं पहले जनपद बोल रहा था, मैंने गलती से बोल दिया, मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे जैसे आगे विस्तार बढ़ता गया, नए नए शासक आए, तो एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ देखी गई। तो इस तरीके से वहाँ भी डेमोक्रेसी का एक संस्थापक रूप देखने को मिला। इस प्रकार के चलते हम लोग नहीं कह सकते कि जो ये है एक जनपद है, हम लोग कह सकते हैं कि एक महाजनपद है। तो 16 महाजनपदों में इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इट वॉज मगध। ओके, तो इट वॉज मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल एंड द इन्फ्लुएंशियल एंड फाइनली बिकेम द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। सबसे पहला भारत का एम्पायर यही था। एम्पायर क्या होता है भाई? भारत का साम्राज्य। साम्राज्य का मतलब होता है कोई एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है तो वो सम्राट कहलाता है, और जो वो बड़ा क्षेत्र होता है वो साम्राज्य उसका कहलाता है। तो ये सबसे पहला भारत का साम्राज्य दिखा हम लोगों को। साम्राज्य देखिए, एक होता है राज्य। राज्य का मतलब है क्या? जनपद। एक होता है साम्राज्य, इसका मतलब क्या है? साम्राज्य का मतलब होता है महाजनपद। आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो जो साम्राज्य है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हमारे भारत का, एक बहुत ही काफ़ी बड़ा साम्राज्य हमारे भारत का। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फाइनली द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। ओके, तो कॉज ऑफ द मगध सक्सेस, मगध की किस तरीके से सक्सेस हुई? ओके जी, तो मैं कहाँ पे था? मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। कॉज ऑफ द मगध सक्सेस, कहाँ से मगध को एक साम्राज्य बनने में इतनी पावर मिली? क्या कारण थे कि जो मगध था वो भारत का इतना सबसे प्रथम इतना शक्तिशाली समाज बन के धर गया, इतना शक्तिशाली साम्राज्य बना? तो ऐसे क्या क्या कारण थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मगध हैड मैनी कैपेबल रूलर्स लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा। मगध में बहुत सारे रूलर्स हैं। बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया और महापद्मनंदा हो गए। दे यूज्ड ऑल पॉसिबल वेज लाइक वॉर्स एंड द कंक्वेस्ट। वे सभी तरीकों से लड़ते थे, चाहे वो युद्ध हो, चाहे युद्ध में वो हाराते जरूर थे, पक्का था उनका। मैरिज अलायंसेस टू इनलार्ज देयर किंगडम, वो अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए वॉर्स और मैरिज अलायंसेस कर। मैरिज अलायंसेस का मतलब जैसे मान लीजिए ये मगध है, ये ठीक है, मगध के राजा हैं कोई, और ये जो हैं ये अपने पुत्र का विवाह किससे कर दें? किसी अनदर राजा की किशोरी से कर दें, ठीक है। तो वो जो राजा होगा वो क्या करेगा? उससे मांग लेंगे दहेज में क्या? उसका राज्य, तो वो भी अपने साम्राज्य में मिल जाएगा। तो उनके साम्राज्य विस्तार की नीति में ये भी एक बहुत बड़ा कारण था दहेज प्रथा। किस तरीके से, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो वो अपने वार से अपने राज्य का विस्तार करते थे। जैसे मान लीजिए लड़ लिए, ये मान लो ये मगध है, ठीक है, और ये कोई अनदर किंगडम है, ये कोई अनदर थोड़ा राज्य है, कोई एक अगर महाजनपद है, तो ये क्या करेंगे? लड़ा के हरा दिया राजा को और पूरा साम्राज्य मिला लिया। यानी कि अब मगध हो गया इतना, अब मगध लड़ेगा इसके साथ तो इसके साथ जीत जाएगा, तो अब होगा मगध इतना। यानी मगध अपनी भूमि जो है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। ये तो ऐसे वार से हो गया। अब एक मैट्रीमोनियल अलायंसेस का मतलब होता है वैवाहिक जीवन से भी बढ़ता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये है मगध, ये है मगध, ठीक है, ये मगध है, और ये कोई अनदर, सो मैनी डिस्टर्बेंस, मगध, ये हो जाएगा मगध। और इसके बाद क्या है? ओके, ये हो जाएगा मगध, और ये मान लीजिए कोई अनदर किंगडम है आपके पास, ठीक है। तो वहाँ क्या करेगा आप? जैसे मान लीजिए वहाँ का कोई राजा है मगध क्या कर रहा है? मगध का कोई राजा, उसका बेटा हुआ, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा? यहाँ की बेटी शादी करके किंगडम को मांग लेगा दहेज में। तो इतना जो होगा ये मगध तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मगध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मगध हो जाएगा। तो मगध का विस्तार मैट्रीमोनियल अलायंसेस से भी और वार से और कंक्वेस्ट से सबसे करते थे, ठीक है। तो इनलार्ज देयर किंगडम। फिर क्या लिखा? द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजागृह।
जो राजागृह है यानी राजागृह जो राजागृह है जो कि बिहार में ये पहला क्या कहते हैं कैपिटल था इनका, यानी कि यहीं पर ही पहले रूप से ये प्राथमिक रूप से यानी सबसे पहले यहीं पर ही इन्होंने अपना बसेरा बसाया। इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स एंड कुड नॉट पेनिट्रेटेड इजली। और ये जो जगह थी राजगृह कहाँ पर है, बिहार में। इसे 5 हिल्स ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ था और क्या, एंड कुड नॉट पेनिट्रेट इजली, और इससे कोई आसानी से निकल के आ भी नहीं सकता था। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना। और उसके बाद जो कैपिटल थी वो कहाँ आ गई, पाटलिपुत्र में आ गई, जो कि कहाँ पर है, पटना में, मॉडर्न पटना। पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय 3 रिवर्स लाइक गंगा, गंडक एंड सन। इसको 3 रिवर्स ने घेर के रखा था। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिएगा, नोट बनाया करिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा दिया करिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और पेंसिल लेके हमेशा बैठा करिए। जब मैं पढ़ाऊँ तो पेंसिल लेके बिल्कुल। तो गंगा, गंडक एंड सोन, इन तीनों नदियों के साथ देखने को मिलता है। दीज रिवर्स प्रूव्ड इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल इन सम पार्ट। और ये जो रिवर होती हैं ये क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वाटर सप्लाई के लिए और लैंड को फर्टाइल करने के लिए हैं। भाई रिवर्स का क्या मेन काम है, इरिगेशन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड वाटर सप्लाई टू अनदर सिटीजन्स एंड सोसाइटी। ये सब वाटर के मेन पर्पज होते हैं, चाहे वो वाटर ऑफ रिवर हो, चाहे वाटर ऑफ लेक हो, चाहे वाटर ऑफ पॉन्ड हो, चाहे वाटर ऑफ सी हो, ठीक है। लेकिन वाटर ऑफ सी को कोई पीता नहीं है, पी लोगे तो आरओ भी खराब हो जाएगा। अब क्या है, दीज रिवर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। अब ये जो रिवर है ये क्या, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और मेकिंग द लैंड फर्टाइल में इंपॉर्टेंट रोल अदा करें। कौन कौन सी, गंगा, गंडक एंड सोन। इन सम पार्ट मगध एंड फॉरेस्ट, कुछ पार्ट्स में मगध के फॉरेस्ट भी देखने को मिले। वेयर एलिफेंट रोम, जहाँ पर एलिफेंट घुमा करते हैं। एलिफेंट वर कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, और वो जो एलिफेंट होते हैं जो घूमते हैं फॉरेस्ट में मगध के, उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है और आर्मी में ठूंस दिया जाता है। फॉरेस्ट वुड हेल्प द पीपल टू बिल्ड हाउसेस, कार्ट्स एंड कैरियोट्स। तो ये सब चीज़ों को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। झूले होगा, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। किनके, मगध के लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट वुड का यूज़ करते थे अपने रहने के लिए, घर बनाने का, और लकड़ी के लिए भी और चैरियट्स के लिए भी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है कि मगध ऑल्सो एंजॉयड एन एडवांटेजियस जोग्राफिकल पोजीशन। मगध एक बहुत ही एडवांटेजियस जोग्राफिकल पोजीशन को भी इंजॉय करता है, बिकॉज रिच आयरन डिपॉजिट्स वर सिचुएटेड नियर राजगीर। और राजगीर है वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्या कहते हैं आयरन के डिपॉजिट मिलते हैं। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध, जो पहली कैपिटल थी, भाई बाद में तो पाटलिपुत्र हो गई, पहली कौन थी, राजगीर था, तो राजागृह। तो यहाँ पर राजागृह ये जो था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रिच आयरन डिपॉजिट थे, तो इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। The easy availability of the iron core in the region enabled the Magadhan rulers to make a variety of the effective weapons. Very important line, इसको नोट में तीसरा पॉइंट बना के लिखिएगा। पहला पॉइंट इनका ये कैपिटल, दूसरा इनका ये कैपिटल कैसे विस्तार करते थे, बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस, बाय वार, बाय कन्क्वेस्ट। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, और सबसे पहला किंगडम किसके द्वारा डिवाइड था, जहाँ पर था वो क्या था, बिहार में था, और पांच टाइप की हिल्स ऐसे को लिखा हुआ है इसमें। मैं देखिए एक बार पढ़ा मुझे सब याद हो गया। इस तरीके से क्या होता है, आपको बार बार रिवीजन करोगे तो एक ही बार में देखिए इतना अच्छे से तैयार, तो 5-6 बार बोलोगे तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। याद करने की जरूरत ही नहीं, नोट्स अपने आप लिखने चाहिए। 5-6 बार पढ़ लीजिए, बना के लिख दिया। अंग्रेजी में बना दो, नहीं तो हिंदी में भी काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए आपको। मेन पर्पस आपका यही होना चाहिए, भाई समझ में आया मैं, फिर चाहे नोट्स बनाए चाहे ना बनाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ उसमें, द फार्मर्स कुड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ द क्रॉप एंड द किंग्स कुड गेट अ लॉट ऑफ टैक्सेस। अब देखिए, मगधा ले एट द सेंटर ऑफ द मिडिल गंगेटिक प्लेन। अब देखिए मिडिल गंगेटिक प्लेन, अब मैं आपको एक एक चीज़ बताने बैठा हूँ, तो मैं बता के जाऊँगा भाई मिडिल गंगेटिक प्लेन, कोई रट्टा बट्टा मरवाने का मेरे पास कोई काम नहीं। अब मिडिल गंगेटिक प्लेन का क्या काम है, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, आप लोग बड़े चल के देखेंगे क्या कहते हैं गंगेटिक प्लेन्स। आप भारत के 5 डिवीजन देखेंगे, एक ऊपर नॉर्दर्न डिवीजन दैट इज अ माउंटेनियस रीजन, फिर आप देखोगे माउंटेन के जो साउथ में पाए जाते हैं वो नदर्न प्लेन होते हैं, और नदर्न प्लेन्स को हम लोग इंडो गंगेटिक प्लेन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इंडस और गंगा रिवर से ये मुख्यतः बने होते हैं, बाद में ब्रह्मपुत्रा भी है, लेकिन इंडस गंगा इस प्लेन में, इस मतलब इस जगह में, इस भूमि में इंडस और गंगा 2 ही नदियाँ बहती हैं। इधर इंडस बहती है, यहाँ गंगा अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ बहती है। ये हो गया गंगा, ये हो गया गंडक, सोन, इस तरीके से कहते हैं, ठीक है। चंबल, बेतवा, सोन यहाँ आ गई, ये यमुना है प्रयागराज में मिल गई, ठीक है। इस तरीके से कहते हैं बहुत सारी नदियाँ यहाँ मिलती हैं, और फाइनली ये जाके ट्रेन में पूरा बताऊँगा कहाँ से गंगा उद्गम, अगर बताने बैठ गया तो बहुत लंबा ये स्थल है, ठीक है। गंगा का बहुत बड़ा क्षेत्र है भाई, ड्रेनेज बेसिन गंगा का बहुत बड़ा है। अगर आप देखना चाहें तो ड्रेनेज बेसिन, मैं एक छोटा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ। गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, गोमुख के गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकल के गंगा आई नीचे, ठीक है। और फाइनली क्या कहते हैं अलकनंदा से ज्वाइन करके देवप्रयाग बनाती है, कहाँ पर, ये उत्तराखंड में। और फाइनली जो हरिद्वार में गंगा माउंटेन टू अटैक आ जाती है, और गंगा फाइनली ऐसे घूमने लगती है, ठीक है।
गंगा फाइनली ऐसे ईस्टर्न इंडिया में हमारी घूमने लगती है। फिर ये बहुत सा बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी जैसे यमुना हो गया, इसके द्वारा ज्वाइन करते हैं प्रयागराज में। बहुत सारी नेपाल हिमालय से ट्रिब्यूटरीज आती हैं। इन सब ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हमारी पेनिनसुलर प्लेटियो से आती हैं और फाइनली सब गंगा को ज्वाइन करते। तो माइटी रिवर जो होती है ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी बना देती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं भागीरथी हुगली। ये जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि सुंदरबन डेल्टा में फ्लो करती है। और फाइनली गंगा जाती है हमारे कहाँ पे, बांग्लादेश में। और फाइनली मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्र से, और मेघना को फॉर्म करके फाइनली ड्रॉ कर जाती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। तो ये गंगा का फाइनली पूरा कोर्स है। गंगा को इंडस से अलग करने वाला जो वाटर डिवाइड, इसका नाम होता है अम्बाला वाटर डिवाइड। आप लोग सब कुछ पढ़ा करें अम्बाला वाटर डिवाइड, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्या कहता है, मैं इतना घोर स्टडी में नहीं जाऊँगा, पढ़ाने को तो बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय को देखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो चले चलते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें मगध ऑल्सो एंजॉयड द एडवांटेजेस जोग्राफिकल पोजीशन, रिच आयरन डिपॉजिट्स वर सिचुएटेड नियर राजगीर, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द, देखिए मैं यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, ओके। तो बहुत ही फर्टाइल एरिया में भाई मगध कहाँ पे है, मगध बिहार साइड है ना। पहले भाई देखिए क्या हुआ, पहले राजगृह वही बिहार में है, पाटलिपुत्र बिहार में, यानी बिहार भी तो आता है इंडो गंगेटिक प्लेन भाई। बिहार कहाँ आता है, इंडो गंगेटिक प्लेन। इसका मतलब क्या हो गया, जो बिहार है वो इंडो गंगेटिक प्लेन में आता है। और अब भाई देख लीजिए बिहार जो है वो मॉडर्न, भाई आप देखेंगे तो इंडो गंगेटिक प्लेन बीच में क्या, मिडिल इंडो गंगेटिक प्लेन, ना तो वो गंगा का है ना तो वो नेपाल का है, वो है बिहार। वो बिहार में कसम से बहुत फर्टाइल लैंड है, तभी तो वहाँ चावल की खेती ज़्यादा हो पाती है, क्योंकि पानी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। तो बहुत फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ के जो फार्मर्स उन्हें अच्छी खासी फसल मिलती है। अब चूँकि फसल मिलती तो अच्छा खाना खाएंगे, और जब अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो अच्छा रिवेन्यू भी देना पड़ेगा राजा को। तो राजा भी थोड़ा चालाक टाइप का था कि ठीक है। फिर दे यूज देयर मनी टू बिल्ड अप अ पावरफुल स्टेट एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, लेकिन वो घूसखोर नहीं था कि बस खा गए अपने कंफर्ट लुई 16 की तरह, जार निकोलस की तरह। आप बहुत सारा पढ़ने को है, पढ़िए तो आप मजा आएगा आपको, ठीक है। इतनी हिस्ट्री गजब की चीज़ है। फिर दिस मनी बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंड द स्ट्रॉन्ग आर्मी, ठीक है। तो वो क्या करेगा भाई, राजा क्या करेगा, इन मनी का यूज़ करके अपनी आर्मी बनाएगा, अपना रिवेन्यू वो खाता नहीं था। हमारे जो पुराने प्राचीन काल के राजा आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही संस्कारी मिलेंगे, लेकिन आपको फिर अब जब मिडिल ईस्ट आप राजा देखोगे मेडिवल पीरियड के, जैसे आप अभी देखेंगे अगले साल 7th में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग पूरा पढ़ेंगे क्या, मुगल एम्पायर। तो उसमें आपको जितने राजा दिखेंगे सारे के सारे करप्ट हैं, यस सारे के सारे करप्ट हैं। लेकिन ब्रिटिश रूल आया तो थोड़ी परिस्थितियां बदली, और फाइनली हमारा इंडिपेंडेंस आया तो परिस्थितियां बदली। यानी परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं, तो उसमें लोग ढल जाते हैं और फाइनली अपने आप को जीवन यापन करते हैं। चलिए आगे ना चलते हुए काम करते हैं। बढ़िया, क्या यहाँ लिखा हुआ, द रूलर्स ऑफ द मगध बेनिफिटेड फ्रॉम द राइज ऑफ द टाउन। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा जाता है। द रूलर्स ऑफ द मगध बेनिफिटेड फ्रॉम द राइज ऑफ टाउन्स। अब जो रूलर्स थे मगध के वो कहाँ से बेनिफिट हो रहे थे, राइज ऑफ टाउन से। टाउन बढ़ता चला जा रहा है भाई, टाउन भी बढ़ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, हमें क्या दिक्कत, हम तो बहुत अच्छी जगह आ गए, वो तो खुशी खुश एकदम। दे मेड प्रॉफिट्स आउट ऑफ द ग्रोइंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड चेंज टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ द गुड। और वो क्या करते हैं, दे मेड प्रॉफिट्स आउट ऑफ द ग्रोइंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड चार्ज टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ गुड। वे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट को ले लेते थे फ्रॉम द ग्रोइंग ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड चार्ज टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ द गुड। जैसे आज भारत में क्या है कि हम लोग कोई भी गुड सेल करते हैं तो हम लोग जो पैसा कमाते हैं उसका में कुछ भाग देना पड़ता है भारत सरकार को। वही उस समय टैक्स सिस्टम कभी नहीं गया। आप देखोगे समाज में टैक्स सिस्टम कभी नहीं गया, चाहे वो अंग्रेजों का समय हो, चाहे वो थोड़ा आपको एंशियंट एज देखने को मिले, चाहे आपको कोई भी देखने को मिले, लेकिन आपको ये जरूर मिलेगा कि भैया जो राजा है वो घूसखोर है, यानी कि जो टैक्स खाता है, और बिना टैक्स के कुछ हो भी नहीं सकता है। भाई मोदी अपनी जेब से थोड़ा ना पूरा सरकार चलाता है। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है तो बहुत गलत बात है। मैं आपको सही परिचय दिखाता हूँ। जो मोदी है वो अपनी जेब से थोड़ा ना हम लोग खिला रहा भाई। ये जो रोड लाइट आप देखते हो, ये जो सड़क देखते हो, ये हम ही लोगों के पैसे से बनती है। टैक्स, ठीक है। टैक्स की असल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कभी, ठीक है, ओके। Thus by the 6th century BC, the Aryans had passed from a nomadic pastoral economy of cattle rearing to a fully active urban economy. तो 6वीं शताब्दी तक आते आते 6वीं BC तक आते आते जो आर्यंस थे उन्होंने क्या किया, नोमैडिक पस्टोलिस्ट थे भारत के, जो कि कैटल रेयरिंग करते थे,
कैटल रेलिंग नोमैडिक पेस्टलिस्ट कौन है? गढ़वाल कुमायूं की। यानी कि यहाँ के जो लोग थे सबको क्या बोलते भगा दिया वहाँ से और फाइनली एक अर्बन इकोनॉमी बना डाली। देखिए आप लोग देखते होंगे, अरे चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में चर्चा करूँगा क्योंकि बड़ा विषय है। आप लोग अभी इतना ध्यान रखिए कि वहाँ के जो राजा थे 6वीं शताब्दी तक आते आते उन्होंने क्या किया, जो भी नोमैडिक पेस्टलिस्ट समाज था वहाँ को वहाँ से भगा दिया, वहाँ से निकाल दिया और फाइनली एक अर्बन समाज क्रिएट करा। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ? क्योंकि पैसा था भाई, पैसे से कुछ भी हो सकता है। पैसा, तुम्हारे पास पैसा है, तुमने कुछ बोल दिया आदमी मान लेगा, ठीक है। नाउ द पावरफुल रूलर्स कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस एंड मेंटेन लार्ज परमानेंट आर्मीज। और बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज लेते थे और बहुत बड़े बड़े टैक्स भी लेते थे जनता से। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग नोट्स इसमें अच्छे खासे बनाएंगे, कम से कम 10 लाइन, ठीक है। फिर इसमें वेजी लिखा हुआ, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, पूरा पढ़ के आएंगे। एक पन्ना मैं सोच ही के आया था कि मैं पढ़ाऊंगा आज, एक पन्ना मैं पढ़ा के जाऊँगा क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी इसमें काम चल रहा है तो आ नहीं पा रहा था मैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन स्टेट ड्यूरिंग द बुद्धास पीरियड वॉज वेजी। बुद्ध के समय यानी कि महात्मा बुद्ध के समय जो इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन स्टेट था वो क्या था? रिपब्लिकन स्टेट। देखिए लिखा हुआ, इसका मतलब वो क्या है? महाजनपद है। देखिए आपको हर चीज़ पकड़नी है, तुरंत पकड़नी है आपको, कुछ रट्टा वट्टा नहीं है ले हिंदी लिए बैठ रहे हैं पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप रिलेशन नहीं बना पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या था? रिपब्लिकन स्टेट बुद्ध के समय में था, वो उसका नाम क्या था? वेजी। प्रेजेंट डे मुझे अब देखिए आप इससे बना सकते हैं एक बढ़िया नोट, एक लाइन आपको मिल गई इससे कि जो बुद्ध के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन स्टेट था उसका नाम क्या था? वेजी था। तो एक लाइन आप बना दीजिए। प्रेजेंट डे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार, और जो कि आज का प्रेजेंट डेट का क्या है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में ही। देखिए आपको हर चीज़ देखने को कहाँ मिल रही? बिहार। यानी कि बिहार यार एक बहुत ही एंशियंट रूप से, एंशियंट काल का बिहार जो है वो बहुत रिच रहा है। बिहार प्राचीन समय में एक बहुत भारी शासक रहा है। आप देखते हैं 90% जो रूलर हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और लोग काफ़ी वहाँ के काबिल भी होते हैं। अब देखते हैं IAS BCS के जितने एग्जाम होते हैं सब बिहार का बच्चा फोड़ता है। भाई इतनी स्टडी करता है, 18-18 20-20 घंटे पढ़ता है तभी तो वो इतना सब फोड़ पाता है, ऐसे नहीं फोड़ जाता है। नीट IIT सब फोड़ने के लिए काफ़ी चाहिए, ठीक है। फिर इट्स कैपिटल वॉज वैशाली। उसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? वैशाली थी, ठीक है। इट वॉज सेटल्ड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द रिवर गंगा। गंगा के नॉर्दर्न साइड में ये सेटल्ड था। यानी कहाँ पे था? गंगा के नॉर्दर्न साइड में था, गंगा रिवर के नॉर्दर्न साइड में, यानी कि नेपाल साइड, नेपाल बॉर्डर, ठीक है, बहराइच साइड में। वेजी वॉज द कन्फिडेरेसी ऑफ द 8 रिपब्लिक्स और गना संघार्स। कन्फिडेरेसी ऑफ द 8 रिपब्लिक्स और गना संघार। फिर आउट ऑफ विच लिच चबी एंड विदेना वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फिडरीज। ये सब इंपॉर्टेंट कन्फिडरीज थे उस समय के। दो आप नाम याद रखिए। ये सब देखिए याद करने वाली चीज़ें, इसमें कोई नहीं समझा सकता। द कन्फिडरी वॉज रूल्ड बाय द ट्राइबल, जो कन्फिडरी होता था वॉज रूल्ड बाय ट्राइबल रिपब्लिक विच कंसिस्टेड ऑफ द सेवरल संघार्स। संघों, देखिए संघ के द्वारा कन्फिडरी, देखिए जो कन्फिडरी होती थी, जो ग्रुप होते थे किनके? ट्राइबल पीपल के। उन्हें कौन रूल करता था? उन्हें संघास रूल करते थे। ईच ऑफ द संघा वॉज रूल्ड बाय राजा। अब देखिए संघ को भी कौन रूल करता था? राजा। यानी जैसे मान लीजिए ये किसान है, ठीक है, किसान है, किसान को कौन रूल कर रहा है? संघ को कौन रूल कर रहा है? राजा। यानी अब जो टैक्स लेगा वो कौन लेगा? संघ लेगा। किससे? किसान से। खुद भी खाएगा, टैक्स भी लेगा और ये टैक्स राजा को देगा। यानी कि जो मिडिल क्लास पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो रहा है। ये आपको दिखाया जा रहा है इस चित्र के माध्यम से। आज भी देखिए यही है। जैसे मान लीजिए मोदी के पास रुपए जाने, ये मोदी है, तो उसके बीच में आने वाले जितने भी लोग हैं, और ये बेचारा देने वाला है, ठीक है, ये देने वाला है और ये लेने वाला है, ले लिखा है, ठीक है। इनके बीच वाले जो होंगे वो आधे ज़्यादा खा जाएंगे। जैसे मान लो 10 रुपये इसने दिए तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ये 2 रुपये बचेंगे, 8 रुपये खा गए लोग, 4 रुपये ये, 4 रुपये ये, ठीक है। खाने में सब कुछ बराबर हो जाता है, आप देखिए, ठीक है। फिर क्या है? द संघा चूज आ रिप्रेजेंटेटिव टू टेक पार्ट इन द मीटिंग ऑफ द विजी गना परिषद पीपल्स काउंसिल ऑफ परिषद। जो पीपल काउंसिल वहाँ की होती थी वजी की, जो कि वैशाली स्थान में जो वेजी नाम का शहर है, मतलब वहाँ का जो महाजनपद था उस समय, वहाँ पर जो मीटिंग होती थी वो किस फॉर्म में होती थी? द संघा चूज। वो संघ होते थे वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव, भाई बहुत सारे संघ में लोग होते हैं ना, केवल एक थोड़ा ना, इनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि राजा के साथ बैठ के मीटिंग करता था और अपने संघ की बात करता था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है, और शेयर भी करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, एक मैं दिखाता हूँ। अच्छा तो दोस्तों इसमें 2 से 3 दिन पहले एक कमेंट आया था, तो आज मैं उसी का जवाब लाइव देने आया हूँ। देखिए इसमें क्या है कि इसमें लिखा हुआ था, ये कोई है सब्सक्राइबर विजया कुमार राव, जो भी हों, मुझे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इनका वो देख रहा हूँ क्या बोलते हैं, उन्होंने जो लिखा है, इन्होंने लिखा कि भाई बुक का PDF दिला दो ना भाई। तो भाई देखिए बुक का PDF जल्द ही आएगा,
जल्द ही आएगा। मैं जल्द बोल रहा हूँ, अभी ये नहीं है कि मैं कल ही ले आऊँगा, लेकिन जल्द ही आएगा। और आई सपोर्ट यू ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। एंड ठीक है भाई, तो मतलब आप लोग मतलब जो भाई आप हो मतलब सुन रहे होगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि मतलब जल्द ही वीडियो आने वाला है। ठीक है, वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मतलब जल्द ही वीडियो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने जो मुझसे कहा है, कल मेरी बात हुई थी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अब मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वीडियो क्या होते हैं लगातार डाले जाएँ। तो वो मेरा जो काम है शायद 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाए, लेकिन बुक का पीडीएफ में जितनी जल्दी हो सके उसको याद रखूँगा और मैं 1-2 हफ्ते तक डाल दूँगा आराम से, तो उसकी चिंता आप ना करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।